हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो मैंने आपको कुछ दिन पहले पढ़ाया था पर्यावरण और पारिस्थितिकी, जो कि आपके बीए तृतीय वर्ष भूगोल का द्वितीय प्रश्न पत्र होता है। और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हमने कराए थे, तो उसमें अभी तक मैंने टोटल आपके 20 क्वेश्चन करा दिए थे। और मैंने चीन और जापान के जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन थे उनको मैंने करा ही दिया है। ज़्यादा उसमें थे नहीं, 20-25 क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन शायद ऐसे थे। फिर उसके बाद मैंने आपको जो प्रथम प्रश्न पत्र होता है, यानी कि भौगोलिक विचारधारा, अभी जस्ट मैंने उसका कंप्लीट किया है। उसमें भी मैंने आपको 30-35 जो भी क्वेश्चन थे वेरी शॉर्ट के वो करा दिए हैं। अब ये आपका द्वितीय प्रश्न पत्र है पर्यावरण और पारिस्थितिकी। तो इसके अभी तक मैंने आपके 20 क्वेश्चन करा दिए हैं और 20 ही क्वेश्चन और बचे हैं, तो उसको भी आज हम लोग कर लेते हैं। तो 20 नंबर क्वेश्चन तक मैंने करा ही दिया था, 21 से हम लोग को करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है पारिस्थितिक तंत्र। और देखिए, मैं उतना ही लिखाता हूँ जितना आपको एग्ज़ाम में लिखना है। अब ज़रूरी नहीं कि 50 शब्दों में पूछा है तो मैं उसको 100 में 150 में लिखा दूँ। अब ये सबसे एक प्रकार से कम शब्दों वाला प्रश्न होता है। 50 शब्दों के आसपास आपको उत्तर देना है। तो 50 की जगह आप 40 भी कर सकते हैं, या आपका अगर नहीं हो रहा तो आप 60 में भी लिख सकते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन है पारिस्थितिक तंत्र क्या है। तो इसमें हम लिखेंगे पारिस्थितिक तंत्र को अंग्रेजी में इकोसिस्टम कहते हैं। सबसे पहली चीज़ ये आपको लिखनी कि भाई पारिस्थितिक तंत्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, यानी इंग्लिश में क्या कहते हैं, इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1935 ईस्वी में एजी टांसले ने किया था। इतना आपको लिख देना है। फिर यहाँ पर आपको परिभाषा लिख देनी है पारिस्थितिक तंत्र की। पारिस्थितिक तंत्र धरातल मतलब पृथ्वी पर एक निश्चित क्षेत्र धारण करने वाली क्रियाशील इकाई है, जिसके अंतर्गत समस्त जैविक, परस्पर तथा भौतिक पर्यावरण के साथ क्रियाशील रहते हैं। अब इसका मतलब समझ लीजिए क्या होता है। देखिए, हमारी मान लीजिए पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है। तो पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है कि एक निश्चित क्षेत्र धारण करने वाली, मान लीजिए निश्चित क्षेत्र होगा पृथ्वी पर, और ये है पारिस्थितिक तंत्र। अब इसमें क्या क्या होगा, इसमें वनस्पतियाँ होंगी, जीव जंतु होंगे, और भी तमाम तरह के कीड़े मकोड़े, सूक्ष्म जीव, ये सारी चीज़ें होंगी। तो ये परस्पर एक दूसरे के साथ क्रियाशील रहते हैं। जैसे पेड़ पौधों को कौन खाता है, पेड़ पौधों को शाकाहारी खा लेते हैं, शाकाहारी को मांसाहारी खा लेते हैं। मांसाहारी जब मृत हो जाते हैं, यानी कि उनकी डेथ हो जाती है, तो उनको सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया खा करके ख़त्म कर देते हैं, वो मिट्टी में मिल जाते हैं। फिर क्या होता है, यही प्रक्रिया चालू हो जाती है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधे फिर अपना भोजन बनाते हैं, फल फूल इनका निर्माण होता है, फिर उनको शाकाहारी खाते हैं। मतलब ये ऐसा चक्र चलता रहता है। जो चक्र चलता है वो इसी इकाई में चलता रहता है, इसी क्षेत्रफल में। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं क्रियाशील इकाई, मतलब क्रियाशील रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ इसमें होता रहता है बदलाव। तो एक बार मैं फिर से इसको पढ़ा देता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। पारिस्थितिक तंत्र धरातल पर एक निश्चित क्षेत्र धारण करने वाली क्रियाशील इकाई है, जिसके अंतर्गत समस्त जैविक समुदाय का मतलब जीव जंतु, और भौतिक पर्यावरण मतलब मिट्टी, तमाम तरह के खनिज, जलवायु, इनके साथ क्रियाशील रहते हैं। अब यहाँ है, देखिए, उसी से संबंधित ये भी प्रश्न है, पर्यावरण के घटक कितने होते हैं आपको बताना है। तो मैंने आपको पढ़ाया भी है कि भाई पर्यावरण के 3 घटक होते हैं। बेसिकली अगर हम देखें, मुख्य 3 घटक होते हैं। एक तो होता है भौतिक घटक, या हम जिसको अजैविक घटक भी कह सकते हैं, मतलब इसमें जान नहीं होता है। भौतिक घटक का मतलब होता है जिसमें जान ना हो, जैसे स्थल हो गया, वायु हो गया, जल हो गया, ताप हो गया, ये सब अजैविक घटक है, जिनको हम भौतिक घटक कहते हैं। इसमें जीव या जान नहीं होता। अब दूसरा है हमारा जैविक घटक। इसके अंतर्गत पादप, मनुष्य सहित जीव जंतु और सूक्ष्म जीव होते हैं, मतलब इसमें जान होता है। तो अजैविक, जैविक, और तीसरा होता है ऊर्जा संघटक। इसके अंतर्गत सौर ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा को सम्मिलित किया था, मतलब ऊर्जा संघटक है। कभी कभी ऊर्जा संघटक को इसी में शामिल कर लिया जाता है। तो आप चाहें तो तीन घटक लिखिए या 2 घटक लिखिए, लेकिन 3 लिखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। अगर आप 3 लिखते हैं तो एग्जामिनर को ऐसा लगेगा कि आपने गहराई से पढ़ा है। फिर यहाँ क्या है, मृदा अपर्दन। मृदा अपर्दन क्या है, मृदा पृथ्वी की धरातल की सबसे ऊपरी परत है, जो पृथ्वी के नाजुक त्वचा की तरह होती है। जैसे हमारे शरीर की नाजुक त्वचा ऊपरी खाल होती है ना, ऐसे ही हमारी जो पृथ्वी है उसकी एक प्रकार से नाजुक मतलब बहुत ही कोमल त्वचा होती है, ये मिट्टी।
यह पृथ्वी पर सभी तरह के जीवन का पोषण करती है। अब भाई पृथ्वी पर जितनी भी चीज़ें होती हैं, चाहे पेड़ पौधे हों, जीव जंतु, कहीं ना कहीं वो मिट्टी से ही पूरा का पूरा लाभ अर्जित करते हैं। भाई पेड़ पौधे मिट्टी में उगते हैं, तभी हम लोग उससे साग सब्जी खाते हैं, फल फूल जो होते हैं सारी मिट्टी में ही उगते हैं। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है कि पृथ्वी पर सभी तरह के जीवन का पोषण करती है मिट्टी। मृदा अपरदन एक प्राकृतिक रूप से घटित होने वाली भौतिक प्रक्रिया है, जिसमें मुख्यतया जल एवं वायु जैसे प्राकृतिक भौतिक बलों द्वारा भूमि के ऊपरी मृदा कणों को अलग कर बहा ले जाना सम्मिलित है, या सभी प्रकार के भू आकृतियों को प्रभावित करता है। अब मृदा अपरदन क्या है? देखिए, मान लीजिए आपकी खेत में खूब ज़्यादा पैदावार होती, उपजाऊ है, लेकिन खूब तेज़ आंधी आ गई, वायु चल गई, मतलब पवन चल गई, तो क्या हुआ, जो आपके खेतों की मिट्टी है, यानी कि वो ऊपरी वाली जो मिट्टी उपजाऊ थी, वो उस आंधी से बह गई, यानी कि उड़ गई, कहीं अलग चली गई। तो ये क्या हो गया, आपके खेतों का मृदा अपरदन हो गया, मिट्टी जो है उसका मृदा अपरदन हो गया। या फिर मान लीजिए बाढ़ आ गई, अब बाढ़ में ही जो ऊपरी मिट्टी होती है वो बह जाती है बाढ़ से। तो बाढ़, पवन, ये सब क्या करते हैं, मृदा अपरदन करते हैं। इसलिए कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे। जब पेड़ लगाएंगे तो मिट्टी को बांध के रखती है, पेड़ की जड़ें क्या करती हैं, मिट्टी को बांध लेती हैं, जकड़ लेती हैं, तो मृदा का अपरदन कम होता है या फिर नहीं होता है। अब एक चीज़ यहाँ पर है, जनसंख्या दबाव क्या है? तो पृथ्वी पर बढ़ती जनसंख्या भार को ही जनसंख्या दबाव कहते हैं। छोटा सा शब्द आपने लिख दिया कि पृथ्वी पर बढ़ती हुई जनसंख्या का जो भार है, क्योंकि लगातार जनसंख्या में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है, तो यही भार ही क्या है, जनसंख्या दबाव है। लेकिन इतने से काम नहीं होगा, आगे आपको लिखना है, क्योंकि लगभग 50 शब्द के आसपास उसने बोला है। लगातार बढ़ती आबादी के साथ उसकी ज़रूरतों की आपूर्ति के प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। अब जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, तो जो प्राकृतिक संसाधन है, जैसे वनस्पतियाँ, जीव जंतु या जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं, उन पर भी तो दबाव बढ़ रहा है। जनसंख्या के दबाव की वजह से लोगों को आवास, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं तक उपलब्ध कराना चुनौती साबित हो रहा है। आप सभी लोग जानते हैं, हमारे देश में या किसी भी देश में देखिए, सरकार तमाम तरह की योजनाएं चलाती रहती है, लेकिन वो योजनाएं पूरे लोगों को मिल नहीं पाती हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा जनसंख्या है कि सभी लोग को बिजली, आवास, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य ये सब थोड़ा मुहैया करवाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कम जनसंख्या हो तो सही है, सबको हो जाए। जनसंख्या दबाव के कारण ही बेरोजगारी जैसी समस्या भी उत्पन्न होती है। अब सरकार कितना जॉब, कितनी वैकेंसी निकाल दे, 8,000 लेखपाल की भर्ती आती है, उसमें 8 लाख से ज़्यादा लोग भर देते हैं फॉर्म। तो बेरोजगारी तो रहेगी। जब जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं होगा तो बेरोजगारी कभी कम नहीं होगी। फिर यहाँ आज का लास्ट प्रश्न है आपका, क्योंकि मैं 5 ही क्वेश्चन इसमें कराऊंगा। हालांकि ये जो सारे वीडियोस हैं आज ही अपलोड हो जाएंगे, एक ही टाइम, मतलब 20 के 20 क्वेश्चन मैं 3-4 पार्टों में अपलोड कर दूंगा, ताकि आपका 2-3 दिन बाद एग्ज़ाम है तो आराम से तैयार हो जाए, और एक बार इसको पढ़ेंगे तो आराम से तैयार हो जाएगा। वनोत्पाद क्या है? देखिए, ये पूछ सकता है आपसे कि वनोत्पाद क्या है। अब देखिए, इतना आसान प्रश्न अगर आप इसका उत्तर छोड़ कर आएँ तो बेकार है। वनोत्पाद को अलग अलग अगर हम लिखेंगे तो हो जाएगा वन और उत्पाद। वनोत्पाद को अलग अलग लिखें तो क्या हो जाएगा, वन और उत्पाद। इसका अर्थ होता है वनों से मिलने वाली सामग्रियाँ। वनोत्पाद का मतलब क्या होता है, वन से जो हमें सामग्री प्राप्त होती है। अब ज़रा सोचिए क्या क्या मिलता है हमें, फल मिलता है, फूल मिलता है, तमाम तरह की औषधियाँ मिलती हैं वनों से, लकड़ी मिलती है, पशुओं के लिए चारा मिलता है, मसाला मिलता है, इमारती लकड़ी मिलती है। जैसे बहुत सारे देशों में जो घर बनते हैं वो लकड़ी से बनते हैं, तो वहाँ इमारती लकड़ी भी मिलती है, गोंद मिलता है, तमाम तरह के तेल मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। कागज़ बनाने के लिए कच्चा माल मिलता है। तो वनों से जो उत्पाद प्राप्त होता है, जो सामग्री प्राप्त होती है, उसी को कहते हैं वनोत्पाद। देखिए, वनों से ही हमें विभिन्न प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं। वनों से प्राप्त होने वाले कुछ उत्पाद निम्न हैं, जैसे औषधियाँ, मसाले, पशुओं के लिए चारा, लकड़ी, उद्योगों के लिए कच्चा माल, इमारती लकड़ी, गोंद, तेल, ईंधन भी मिलता है। जैसे भाई लकड़ी हम जलाते हैं तो ईंधन के रूप में भी वनों से हमें प्राप्त होता है। तो ये आपके 5 क्वेश्चन थे, बहुत ही आसान प्रश्न थे। एक बार अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो तैयार हो जाएगा।
अगर वीडियो पसंद आता है तो अपने सभी दोस्तों में इसको शेयर कर दिया कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।